हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा। वो है लोक सेवाओं के बारे में, यानी भारत में कितने प्रकार की लोक सेवाएं हैं, इस पे चर्चा करेंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम रेलवे, डाक और पुलिस से संबंधित भी सभी बातचीत इसी वीडियो में आज करेंगे। सबसे पहले है लोक सेवाएं, जिन्हें हम पब्लिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 308 से लेकर और 314 तक लोक सेवाओं का उल्लेख किया गया है। 315 में भारत में यूपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई है, तो 314 तक जो है वो पब्लिक सर्विस की बात होती है, वो बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। पहले नंबर पर बात करें तो लोक सेवाओं को हम भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। दूसरे नंबर पर आता है केंद्रीय सेवाएं, जिन्हें सेंट्रल सर्विस के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तीसरा है राज्य सेवाएं, यानी जिन्हें स्टेट सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। अब इन तीनों में से बात करें, जो सबसे पहला आता है अखिल भारतीय सेवाएं। इस अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विस को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहले नंबर पर आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे कहा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसे लिखा जाता है आईएएस। शॉर्ट में आईएएस से इसे संबोधित किया जाता है। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा, जिसे बोला जाता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसे आईपीएस के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है भारतीय वन सेवा, इसे बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफ और एस। ये हमारे भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जानी जाती है। एक बात और याद रखना जरूरी है, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला जाता है, इसमें एक बात क्या है कि स्वतंत्रता के बाद से, यानी 1947 से पहले, इस आईएएस को आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। जो भारत में सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस को पास किया था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, वो इसी की परीक्षा उन्होंने पास की थी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की, जो स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से आईएएस के रूप में हमारे भारत में जानी जाती। तो इसमें याद रखना है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है वो कौन होता है। जैसे बात करें जिले का कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इनकी पहचान कैसे है कि जो ये आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, ये किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि ये सादे ड्रेस में होंगे। आपके बगल में कलेक्टर भी होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कलेक्टर, क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो नॉर्मल कपड़ों में होती है। दूसरी बात जो है, इसमें आता है भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, इसे आईपीएस बोलते थे, पूर्व नाम इसका था, मात्र इसे इंडियन पुलिस यानी कि आईपी बस बोला जाता था। इतना याद रखना है। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसमें एक बात याद रखनी है कि इसका यानी भारतीय वन सेवा का 1966 में जो है सृजन किया गया था। 1966 में सृजन हुआ था। किसका? भारतीय वन सेवा का, मतलब इसका इंडियन
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। इससे पहले ये अखिल भारतीय सेवा के रूप में नहीं थी। 1966 में एक नई या तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किसे, भारतीय वन सेवा को अस्तित्व में लाया गया था। ये तो बात रही इसकी भारतीय वन सेवा की। एक बात भारतीय पुलिस सेवा में और याद रखना है कि इनका जो है ये आईपीएस है, ये इंडियन पुलिस सर्विस, इनके पास यूनिफॉर्म होता है, इतना याद रखना। जैसे जिले का एसपी है उसके पास यूनिफॉर्म होता है, यानी पुलिस विभाग का जो बड़े अधिकारी होंगे वो आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, इनके पास यूनिफॉर्म होता है, उनको हम पहचान सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो ये बात हुई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में बात हो चुकी। अब हम बात करें इनकी वेतन और पेंशन की, वेतन व पेंशन की। यानी जो ये ऑल इंडिया सर्विस के लोग होंगे इनको वेतन और पेंशन देगा कौन, ठीक है। तो याद रखिएगा नियुक्ति तो इनकी करता कौन है, केंद्र सरकार। ये ऑल इंडिया सर्विस के लोगों की नियुक्ति तो करती है केंद्र सरकार, लेकिन इनको फिर भेजती काम के लिए कहाँ है, राज्यों को सौंप देती है। राज्य इनके यहाँ ये लोग जाएंगे, इनके यहाँ ये लोग जाएंगे। अब जिस राज्य में वो काम करेंगे उसी राज्य की सरकार ही तो इनको पेमेंट देगी। तो ये याद रखना है, संबंधित राज्य, संबंधित राज्य जो है इनको क्या करेगा, पेंशन देगा, वेतन देगा। ये बात हुई वेतन और पेंशन की। नियंत्रण की बात करें, ये नियंत्रण किसके होंगे, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे कि राज्य सरकार के। देखिए नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है और ये काम कहां करते हैं, राज्य सरकारों के अंतर्गत करते हैं। तो मान लेते हैं यदि निलंबन की बात है, निलंबन या निलंबित करने की बात है, तो इसका अधिकार तो किसके पास है, राज्य की सरकारों के पास है, राज्य की सरकार के पास है, निलंबन कर सकती है। लेकिन राज्य की सरकारें इन अखिल भारतीय सेवाओं के लोगों को पद से हटा नहीं सकती हैं। मतलब पद से हटाने का काम कौन करेगा, यानी कि हटाने का काम, ये हटाने का काम होगा मात्र और मात्र केंद्र की सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार ही इनकी पद की नियुक्ति करती है, इसलिए इनको पद से हटाने का जो नियम है वो केंद्र सरकार ही इनका पालन करेगी। राज्य सरकार मात्र इनके ऊपर क्या है, निलंबन कर सकती है, स्थायी रूप से इनको पद से नहीं हटा सकती। अगला टॉपिक आता है जनक की। जनक की बात आती है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, इसको इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। जनक यानी भारत में है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, नाम है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। अब इसी में आता है अनुच्छेद, शायद ये दिख रहा होगा, आर्टिकल आता है 312। इस 312 में, आर्टिकल 312 के अंतर्गत किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा के प्रस्ताव पास करने पर हो सकता है। यानी राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। यानी जैसे 1966 में भारतीय वन सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में जब जोड़ा गया, मतलब राज्यसभा द्वारा ही प्रस्ताव ला करके पास करके एक तीसरी जो है क्या अखिल भारतीय सेवा को जोड़ दिया गया है, किसमें, इस ऑल इंडिया सर्विस में। इसी तरीके से यदि फ्यूचर में कभी अखिल भारतीय सेवाओं की यदि संख्या बढ़ानी है, जैसे वर्तमान में 3 तरीके की सेवाएं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती हैं,
तो भविष्य में यदि बढ़ाई जानी है तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव ला करके अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या को बढ़ाया। अब अखिल भारतीय सेवाओं की बात हो चुकी, अब हम बात करेंगे केंद्रीय सेवाओं की, जिन्हें कहा जाता है सेंट्रल सर्विसेज। इस सेंट्रल सर्विसेज के अंतर्गत जो है नियुक्त कौन करेगा किसी भी अधिकारी को, तो वो क्या करेगी, केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार यानी कि नियुक्त इन सेंट्रल सर्विसेज पे नियुक्त करेगा केंद्र की सरकार। अब इसमें कौन कौन सी नौकरियां जो हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, ये भी जानना जरूरी है। यानी इस केंद्रीय सेवाओं में सबसे पहले जैसे हम बात करें तो डाक है, यानी कि डाक विभाग, रेलवे है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। ये सब कैसी हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, मतलब केंद्रीय सेवाएं। ये सभी केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें नियुक्त केंद्र सरकार करती है और व्यक्ति सेंट्रल की नौकरी करता है, स्टेट की नौकरी नहीं, सेंट्रल की नौकरी करता है। इसे याद रखिएगा, इन केंद्रीय सेवाओं को, सेंट्रल सर्विसेज को 1947 से लेकर के और 1974 तक इन पदों को या केंद्रीय सेवाओं को क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की नौकरी बोला जाता था, कि क्लास फर्स्ट की नौकरी में है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। लेकिन 1974 के बाद ये क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसी को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी बोली जाने लगी। जैसे कहते हैं रेलवे ग्रुप डी की नौकरी आई हुई है, ग्रुप सी की नौकरी आई हुई है। मतलब क्या है, ये केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत ही, इस सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत ही इन नौकरियों को ग्रुप ए, बी, सी और ग्रुप डी के नाम से जाना जाने लगा है। इसमें जो है केंद्र की सरकार करेगी नियुक्त, यहां पे लिख देते हैं, नियुक्त जो है वो केंद्र की सरकार करेगी। व्यक्ति जो जॉब करेगा, नौकरी करेगा, वो केंद्र सरकार की नौकरी करेगा, जिसमें डाक है, रेलवे है, आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, या इसके जैसे और कुछ केंद्रीय सेवाएं भी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। तीसरे नंबर पे जो है राज्य सेवाएं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, राज्य सेवाओं की। राज्य सेवा में जो नियुक्त है, यानी कि क्षेत्राधिकार किसका होगा, ये होगा राज्य की सरकारों का, राज्य की सरकारों का। यानी कि ये जो राज्य की सेवाएं हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, इनमें नियुक्त व्यक्ति को कौन करेगा, तो वो राज्य की सरकारें करेगी। यानी राज्य की सरकार इस स्टेट सर्विस के लोगों को नौकरी देगी। इनमें बात करें कि कौन कौन सी नौकरियां या कौन कौन सी सेवाएं स्टेट सर्विस के अंतर्गत आती हैं, तो जैसे पुलिस है, होगा, शिक्षा होगा, शिक्षा के साथ साथ क्या होगा, कृषि भी होगी, यानी कि कृषि सेवा, कृषि सेवा के साथ साथ वन सेवा होगी, जो कि राज्य सेवा के अंतर्गत आएगा, मत्स्य सेवा होगी, और मत्स्य सेवा के साथ साथ कुछ आदि जो सेवाएं हैं, ये सभी राज्य सेवा या स्टेट सर्विस के अंतर्गत नौकरी आएंगी। अधिकार क्षेत्र किसका होगा, राज्य सरकारों का होगा। नौकरी, पेंशन, जितनी भी सुविधा है वो सब राज्य सरकार के अंतर्गत दी जाएगी। एक बार और हम बात करें, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन अखिल भारतीय सेवा में पदाधिकारियों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये कार्य कहां पर करते हैं, राज्य की सरकारों में काम करते हैं, तो वेतन और पेंशन की सुविधा राज्य सरकारों की होती है। जो केंद्रीय सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनमें जो है केंद्र की सरकार ही नियुक्त भी करती है और केंद्र की नौकरियां भी इन्हीं से कराई जाती हैं, जो कि अभी हमने सेंट्रल सर्विसेज में समझा है। जो स्टेट सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज के अंतर्गत क्षेत्राधिकार किनका होगा, राज्य सरकारों का होगा। क्षेत्राधिकार यहां लिख देता हूं, क्षेत्राधिकार
ये राज्य सरकारों का होगा। वेतन पेंशन सभी सुविधाएं जो भी है वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इनमें काम कौन कौन से होंगे, जैसे पुलिस है, शिक्षा है, कृषि सेवा है, वन सेवा है या मत्स्य सेवा है। इसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियां हैं जो राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये लोक सेवाओं से संबंधित आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।